हिंदी उपन्यास मानस का हंस ये लिखा है अमृतलाल नागर ने, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1972। अब इसमें लेखक का परिचय। अमृतलाल नागर जी का जन्म 17 अगस्त 1916 को गोकुलपुरा आगरा में एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म हुआ था आगरा में 17 अगस्त 1916 को, और वो एक गुजराती ब्राह्मण परिवार था। इनके पिता का नाम राजा राम नागर था। अमृतलाल के पिता का नाम राजा राम नागर था और इनके पितामह यानी कि दादाजी शिवराम नागर 1895 से लखनऊ आकर बस गए थे। आपकी पढ़ाई हाई स्कूल तक ही हुई, मतलब हाई स्कूल मतलब 12th तक ही पढ़े ये। फिर स्वाध्याय द्वारा साहित्य, इतिहास, पुराण, पुरातत्व व समाज शास्त्र का अध्ययन किया, मतलब खुद सेल्फ स्टडी किया इन्होंने। कहीं स्कूल नहीं गए, कहीं यूनिवर्सिटी नहीं गए। बाद में हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला, अंग्रेजी पर अधिकार रखा। पहले नौकरी करते रहे, फिर स्वतंत्र लेखन, फिल्म लेखन काम शुरू किया। नागर जी आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर भी। शुरुआत में मेघराज इंद्र के नाम से कविताएं लिखी। तस्लीम लखनवी नाम से व्यंग्यपूर्ण स्केच व निबंध लिखे। तो कहानियों के लिए अमृतलाल नागर मूल नाम रखा इनका, मेन मतलब इन्होंने कहानियों के लिए अपना नाम जो था अमृतलाल नागर रख लिया था। भावात्मक, वर्णनात्मक, शब्द चित्रात्मक शैली का प्रयोग इनकी रचनाओं में हुआ है। अमृतलाल नागर जी की मृत्यु 23 फरवरी 1919 ईस्वी को लखनऊ में हुई थी। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले उपन्यास महाकाल 1947 में लिखा था। 1970 से भूख शीर्षक से ये प्रकाशित हुआ था, मतलब इन्होंने महाकाल लिखा था 1947 में और ये प्रकाशित हुआ था 1970 में। भूख शीर्षक के नाम से ये प्रकाशित हुआ था। फिर लिखा है इन्होंने सेठ बाकीलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिषारण्य 1972, मानस का हंस 1973 जिसमें उसके बारे में हमें पढ़ना है। नाचियो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990। ये सारे उपन्यास इन्होंने लिखे थे। इसके बाद इन्होंने लिखे नाटक। युगा अवतार 1956 में, बात की बात 1974, चंदनवन 1974, चक सरदार सीढ़ियाँ और अंधेरा 1977, उतार चढ़ाव 1977, नुक्कड़ पर 1981, चढ़त न दूजो रंग 1982। ये सारे नाटक इन्होंने लिखे थे। फिर इन्होंने लिखे कहानी संग्रह, वाटिका 1935, अवशेष 1937, तुलाराम शास्त्री 1941, आदमी नहीं नहीं 1947, पांचवा दस्ता 1948, एक दिल हजार दास्ता 1955, एटम बम 1956, पीपल की बरी 1963, काल दंड की चोरी 1963, मेरी प्रिय कहानियाँ 1970, पांचवा दस्ता और सात कहानियाँ 1970, भारत पुत्र नौरंगीलाल 1972, सिकंदर हार गया 1982, एक दिल हजार अफसाने 1986। ये सारी इनके कहानी संग्रह हैं। फिर इन्होंने व्यंग लिखे, नवाबी मसनद 1939, सेठ बांकेमल 1944, कृपया दाएं चलिए 1973, हम फिदाए लखनऊ लखनऊ 1973, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं 1985, चकलस 1986। तो ये इन्होंने व्यंग लिखे हैं। फिर अन्य कृतियां हैं इनके, गदर के फूल 1957 से 87, 1857 की इतिहास प्रसिद्ध क्रांति के संबंध में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण, मतलब गदर के फूल जो कृति है इनकी वो 1957 में आई थी। इसमें 1857 के इतिहास प्रसिद्ध क्रांति के संबंध के सारे महत्वपूर्ण सर्वेक्षण किए गए हैं। 1857 की क्रांति कौन सी थी? जिसमें रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, वो 1857 की क्रांति थी। उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है गदर के फूल के अंदर। ये कोठे वालियाँ, ये 1968 में 60 में आई। इसमें वैश्याओं की समस्या पर एक मौलिक और अनूठा सामाजिक सर्वेक्षण किया गया है। जिनके साथ जिया 1973, साहित्यकारों के संस्मरण है। चैतन्य महाप्रभु 1978, आत्मपरक लेखों का संकलन है। टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986, आत्मपरक लेखों का संकलन है इसके अंदर। साहित्य और संस्कृति 1986, साहित्य एवं ललित निबंधों का संकलन है। अत्र कुशलम तथास्तु 2004, इसमें अमृतलाल नागर एवं रामविलास शर्मा के व्यक्तिगत पत्राचार का संग्रह है। फिर इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले? अमृतलाल नागर को कौन कौन से पुरस्कार मिले? बूंद और समुद्र पर काशी नागरी प्रचारणी सभा का विक्रम संवत 2015 से 2018 तक का बटुक प्रसाद पुरस्कार और सुधाकर पुरस्कार, इन्हें 2 पुरस्कार मिले थे, बटुक प्रसाद पुरस्कार और सुधाकर पदक, बूंद और समुद्र के लिए।
सुहाग के नुपुर पर उत्तर प्रदेश शासन का वर्ष 1962-63 का प्रेमचंद पुरस्कार, 1962 और 63 में इन्हें प्रेमचंद पुरस्कार मिला। अमृत और विश्व पर वर्ष 1967 पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इन्हें टोटल 4 पुरस्कार मिले हैं। एक बटुक प्रसाद पुरस्कार है, दूसरा सुधाकर पदक है, तीसरा इन्हें मिला प्रेमचंद पुरस्कार और चौथा मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो पुरस्कारों के नाम याद रखने इसने। अमृत और विश्व पर वर्ष 1970 का सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, वो 4 थे उसके आगे बढ़ा है। अमृत और विश्व के लिए इन्हें 1970 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। मानस का हंस पर मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद का वर्ष 1972 में इन्हें अखिल भारतीय वीर सिंह देव पुरस्कार मिला था। मेन तो ये याद रखना पड़ेगा, मानस का हंस के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय वीर सिंह देव पुरस्कार 1972 में मानस का हंस के लिए इन्हें पुरस्कार मिला था। मानस का हंस पर उत्तर प्रदेश शासन का वर्ष 1974 का राज्य साहित्यिक पुरस्कार, और मानस का हंस के लिए ही 1973-74 में इन्हें राज्य साहित्य पुरस्कार भी मिला। 2 पुरस्कार मिले इन्हें मानस का हंस के लिए, 1972 में अखिल भारतीय वीर सिंह देव पुरस्कार और 1973 और 74 में राज्य साहित्यिक पुरस्कार। हिंदी की रंगमंच की विशिष्ट सेवा हेतु सन 1970-71 का उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था। खंजन नयन पर भारतीय भाषा कलकत्ता का वर्ष 1984 का नथमल भुआवल का पुरस्कार मिला। 1985 का उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च भारत भारती सम्मान इनको मिला था 22 दिसंबर 1989 को। 22 दिसंबर 1989 को उन्हें भारत का सर्वोच्च भारत भारती सम्मान मिला 1985 के अंदर। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य के वाचस्पति उपाधि से इन्हें घोषित किया गया। अब जो ये उपन्यास है मानस का हंस, इसके मुख्य पात्र कौन कौन है? पहला मुख्य पात्र जो है इसमें तुलसीदास है। इसमें तुलसीदास के बारे में लिखा गया, तुलसीदास की स्टोरी बताई गई है, वो इसके सेंटर पॉइंट है तुलसीदास जी। इनका बचपन का नाम राम बोला था। दूसरी है पार्वती, ये तुलसी का लालन पालन करने वाली महिला है, उनकी अपनी माँ नहीं है, उनको पालने वाली महिला का नाम पार्वती है। फिर है नरहरि बाबा, तुलसी के गुरु और अभिभावक, मतलब उनके गुरु भी हैं और उनके पेरेंट्स भी एक तरह से मान सकते हैं, उनको पाला है उन्होंने। मोहिनी, एक वृद्ध कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी आसक्त थे, मतलब उससे प्रेम करते थे मोहिनी से। रत्नावली, पंडित दीन बंधु पाठक की पुत्री है और तुलसी की पत्नी है। रत्नावली जो है वो दीन बंधु पाठक की पुत्री है और तुलसी की पत्नी है। शेष सनातन तुलसी के गुरु हैं। टोडर, जयराम शाह, गंगाराम कैलाश, मेघा भगत तुलसी के मित्र और भक्त हैं। गंगेश्वर तुलसी के साले हैं। तारापति तुलसी का पुत्र है। रामकली तुलसी की सेविका है। रामू द्विवेदी व संत बेनी माधव दास तुलसी के शिष्य हैं। वैदेही वल्लभ, रवि दत्त, बटेश्वर दत्त तुलसी से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं। मैना कहारिन है। बकरीदी कक्का है। तो ये सारे इसके क्या हैं? इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अब इसके मुख्य तथ्य क्या है, इसके बारे में फैक्ट्स क्या हैं इसके बारे में। मानस का हंस उपन्यास की कथा वस्तु को नागर जी ने 31 अंकों में विभाजित किया, इसको 31 भागों में डिवाइड करके इसको प्रस्तुत किया है। कथा वस्तु का प्रारंभ संपूर्ण देश के मुगलों द्वारा की जा रही लूटपाट का प्रतीक विक्रमपुर जनपद बांदा से होता है। मतलब ये स्टार्ट कहाँ से होती है? जहाँ पर मुगलों द्वारा लूटपाट की जा रही है, विक्रमपुर जगह का नाम है, वहाँ से ये स्टार्ट होती है। राम बोला, तुलसीदास का ही नाम है राम बोला। राम बोला का जन्म संवत 1589 यानी कि सन 1532, संवत अलग होता है, सन अलग होता है। तुलसीदास का जन्म जो हुआ 1532 में हुआ। ठीक है, उनका असली नाम राम बोला था। जन्म के समय मुख में 32 दांत और जन्म लेते ही मुख में राम शब्द निकला था। इनके जन्म लेते ही, बच्चे के दांत नहीं होते, लेकिन इनके पूरे मुंह में 32 पूरे के पूरे दांत थे और इनके मुंह से पहला वर्ड क्या निकला था? राम। इसीलिए इनका नाम राम बोला रखा गया था। गांव में ही माता जी का मंदिर है, उसी मंदिर में बच्चे खेलने के लिए, वृद्ध जन पूजा करने के लिए एकत्रित होते हैं। उपन्यास में चित्रित वातावरण देश काल के अनुरूप दृष्टिगत होता है, मतलब उस समय जो समय चल रहा था उसके अनुरूप ही इसका वातावरण चित्रित किया गया है। इसका वातावरण ऐतिहासिक है। इनमें 16वीं शताब्दी यानी कि 16th सेंचुरी में जन्मे सुविख्यात भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास के जीवनगत प्रसंगों को उद्घाटित करते हुए तदयुगीन भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी बाद में, वही हैं गोस्वामी जी तुलसीदास। उनका जो जन्म हुआ था उस समय में वहाँ पे धार्मिक परिस्थितियाँ क्या थी, सामाजिक स्थितियाँ क्या थी, उन सब के बारे में इसमें बताया गया है। वातावरण की निर्मित में उपन्यासकार ने घटनाओं और परिस्थितियों के साथ पात्रों की मनः स्थिति के चित्रण भी काफ़ी सहायता की है। कुछ एक कतिपय स्थलों पर अंतर्द्वंद चित्रण के कारण वातावरण में मूर्तता प्राप्त होती है, मतलब कुछ ऐसे चित्रण किए हैं जिससे वो एकदम जीवित लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि रियलिटी में सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है,